हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। देखिए आज लास्ट समय है और कम से कम इसको आप देख लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने का प्रबल संभावना है, तो कम से कम इसको कवर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन है कि CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए CD रोम की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकार की बात किया जाए तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो सर्वर नहीं होगा। याद रखिएगा आप सभी। जबकि सेमीकंडक्टर होता है, मैग्नेटिक टैब जो होता है ये होता है, एक आपका ऑप्टिकल ये भी होता है, जबकि सर्वर नहीं होगा। क्वेश्चन है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैब जो प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टैब हैं। तो देखिए जिसमें शीघ्र डाटा रिकॉल नहीं किया जा सकता है वो आपका जो हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सिस मीडिया होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें डाटा तुरंत रिकॉल नहीं किया जाता। याद रखिएगा आप सभी, जो आपका मैग्नेटिक टैब होता है। मैग्नेटिक टैब जो होता है ये क्रमानुसार स्मृति का उदाहरण है, जिसमें जो है कि ये आपका तुरंत जो है कि रिकॉल नहीं करता है। तुरंत रिकॉल कौन करता है, तो एक्सिस मेमोरी जो होता है वो तुरंत रिकॉल कर लेता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अस्थायी रूप से बात किया गया, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से, तो ये आपका रैम में किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। और जैसे ही आपका बिजली या लाइट पावर सप्लाई खत्म हो जाता है तो जो भी डाटा था, जो भी काम किए थे वो तुरंत जो है कि आपका डिलीट हो जाता है। तो ये आपका अस्थायी होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जबकि रोम जो है ये आपका अस्थायी होता है। अगर बिजली चल भी जाएगा, पावर बंद भी हो जाएगा, तो इसमें आपका डाटा क्या रहता है, बिल्कुल सिक्योर रहता है। अगला है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है बिल्कुल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 6 नंबर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। देखिए अधिक मात्रा का अगर भंडारण की बात किया जाए तो उसे हमसे कह सकते हैं एक चुंबकीय टैप भी होता है, प्लस में डिस्क भी होता है। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आप चुंबकीय टैप देखते हैं या डिस्क देखते हैं या SSD की बात किया जाए, ये सभी सस्ता होता है, प्लस में जो कह सकते हैं कि इसका गति कम होता है और इसमें ज़्यादा भंडारण किया जा सकता है। याद रखिएगा। और ये द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है, याद रखिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज का। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रख सकता है कहलाता है। तो इसे चिप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए थोड़ा सा शॉर्टकट की आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रबल संभावना है कि 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। तो इसको आप कंठस्थ याद जरूर कर लीजिएगा, सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे, जो पेपर में आ सकता है, आने की संभावना है। तो सबसे पहले विंडोज का आप सभी शॉर्टकट की बटन देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपको MS वर्ड का बता देंगे। तो देखिए अगर F1 की बात किया जाए तो इसका प्रयोग विंडो में किसके लिए किया जाता है, तो हेल्प के लिए किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। F2 का प्रयोग किसके लिए होता है, चयनित वस्तु का नाम बदलने के लिए, यानी कि रीनेम करने के लिए होता है। F3 का उपयोग किसके लिए होता है, फाइल या फोल्डर खोजने के लिए, यानी कि सर्च करने के लिए। F4 का प्रयोग किसके लिए होता है, सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए। उसके बाद F5 जो है इसका प्रयोग जो होता है विंडो में किसके लिए होता है, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। याद रखिएगा। F10 का उपयोग किसके लिए होता है, सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को प्रदर्शित करने के लिए। याद रखेंगे आप सभी। सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F10 का प्रयोग करते हैं। F7 से क्या चीज़ का उपयोग होता है विंडो में, तो याद रखिएगा स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए। तो ध्यान देंगे आप सभी, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हम सभी F7 का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं बात किया जाए कि शिफ्ट प्लस F10 की बात किया जाए तो इसका जो उपयोग होता है चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए होता है। उसके बाद Alt प्लस F4 की बात किया जाए तो सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए हम सभी Alt प्लस F4 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ दीजिएगा आपसे कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग किसके लिए होता है, सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए। यहाँ पर Alt प्लस F4 का भी होता है, प्लस में कंट्रोल प्लस F4 का भी होता है।
उसके बाद देख लीजिएगा शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग जो होता है, याद रखिएगा कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलने के लिए, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं शिफ्ट के साथ में। उसके बाद देखिएगा ES का प्रयोग जो होता है वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए यानी कैंसिल करने के लिए होता है। अगर डेल की बात किया जाए जो कि DEL के द्वारा जो क्या होता है कोई भी चीज़ को नष्ट यानी कि डिलीट करने के लिए होता है। उसके बाद एंड की बात किया जाए तो सक्रिय विंडो की लाइन में अंतिम रूप से जाने के लिए या अंत में जाने के लिए हम सभी एंड बटन का उपयोग करते हैं। कोई भी विंडो में काम कर रहे थे, ठीक है, और उसका अंतिम लाइन जाना है तो हमको एंड पर क्लिक करना होता है। होम में क्या होता है, होम पे क्लिक करने के बाद तो याद रखिएगा सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुँचने के लिए, अंत में पहुँचने के लिए एंड, और होम से क्या होता है शुरुआत में पहुँचने के लिए। उसके बाद देख लीजिएगा इंटर की बात किया जाए तो निर्देश संपादित करने या आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलने के लिए इंटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक पैराग्राफ में काम कर रहे थे, अब दूसरा पैराग्राफ में आना है तो हमको इंटर का प्रयोग करना होता है। उसके बाद आगे देखिएगा टैब। टैब का जो उपयोग होता है विकल्प में आगे बढ़ने या टेबल में आगे खाने में जाने के लिए यानी कि अगला लाइन में जाने के लिए। अगला है F12 का उपयोग होता है सेव एस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। विंडोज लोगो प्लस एल का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो कंप्यूटर लॉक करने के लिए किया जाता है, विंडोज लोगो प्लस एल। उसके बाद विंडोज लोगो प्लस एम का उपयोग जो होता है आपका सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए होता है। उसके बाद अगला याद रखिएगा कि विंडोज लोगो पर अगर क्लिक कीजिएगा तो इससे क्या होता है आपका स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए विंडोज लोगो बटन का क्लिक करना होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ES का प्रयोग किसके लिए होता है स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए। उसके बाद अगला देखिएगा ऑल्ट प्लस टैब का उपयोग दूसरे चालू प्रोग्राम में जाने के लिए। ऑल्ट प्लस इंटर का उपयोग चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलने के लिए। उसके बाद जो है कि शिफ्ट प्लस डेल की बात किया जाए तो इससे क्या होता है आपका रिसाइकल बिन में बिना भेजे कोई भी चीज़ को डिलीट करने के लिए आपका उपयोग होता है। उसके बाद अगला याद रखिएगा आप सभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ES का जो उपयोग होता है विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किसके लिए होता है डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए। अच्छा, कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग किसके लिए होता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यानी कि प्रिंट से पहले कोई भी चीज़ या डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कि कैसा डॉक्यूमेंट बना है, तो ये कंट्रोल प्लस F2 से आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस एंड की बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए होता है। तो यहाँ से आप सभी विंडो वाला सेक्शन का जितना भी शॉर्टकट की था वो बताएं। अब आइए थोड़ा सा MS ऑफिस का शॉर्टकट की बता देते हैं आपको हम। देखिए कंट्रोल प्लस X की बात किया जाए तो चयनित वस्तु को कट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस C से क्या होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस V से क्या होता है पेस्ट, जो भी कॉपी किए थे उसको पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस Y का प्रयोग क्या होता है रीडो यानी कि समाप्त किए गए कार्य को फिर से दोहराने के लिए होता है, याद रखिएगा। अच्छा, कंट्रोल प्लस Z का अंडू होता है, याद रखिएगा। कोई भी कार्य किए थे अगर वो समाप्त हो गया उसको अंडू कहते हैं। रेडो उसको पुनः दोहराने के लिए होता है। उसके बाद देख लीजिएगा कंट्रोल प्लस B, तो इससे हम बोल्ड कर सकते हैं कोई भी लेटर को या कह सकते हैं अक्षर को। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला आपका शब्द लिखे थे और ये आपका नॉर्मल में है, इसको हमको बोल्ट यानी कि मोटा करना है तो कंट्रोल प्लस B करेंगे तो वो मोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस U का उपयोग जो होता है वो अंडरलाइन करने के लिए होता है, यानी कि ये शब्द लिखा हुआ है इसके नीचे में एक लाइन देने के लिए हम सभी कंट्रोल प्लस U क्लिक करेंगे तो उसके नीचे में एक लाइन आ जाएगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद एक कंट्रोल प्लस J चयनित वस्तु को इटैलिक फॉन्ट में करने के लिए, याद रखिएगा आप सभी। इटैलिक का अर्थ क्या होता है तिरछा, ध्यान देंगे आप सभी, तिरछा लिखना है तो इटैलिक कर दीजिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस A, ये आपका ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, यानी कि कोई भी आप चीज़ लिखे हुए हैं उसको मतलब पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस A कर दीजिए, पूरा पैराग्राफ से सेलेक्ट हो जाएगा आपका। कंट्रोल प्लस N से क्या होता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए यानी कि न्यू पेज लेने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस O का उपयोग जो होता है पुराने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस W का उपयोग होता है कंप्यूटर बंद करने या क्लोज करने के लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस S डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S का उपयोग करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद आगे देखिएगा आप सभी। अच्छा, कंट्रोल प्लस F की बात किया जाए तो इसका प्रयोग जो होता है टेक्स्ट को खोजने के लिए यानी कि फाइंड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस H की बात किया जाए तो टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस G की बात किया जाए तो विशेष पेज नंबर पे जाने के लिए यानी कि गो टू के लिए होता है। अगला याद रखिएगा कंट्रोल प्लस L के बारे में, तो इससे क्या होता है पैराग्राफ को लेफ्ट
अलाइन करने के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, पैराग्राफ राइट अलाइन हो जाता है। और कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, पैराग्राफ जस्टिफाई, यानी कि दोनों तरफ से सीधा हो जाता है। ध्यान देंगे आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस ई, पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए, यानी कि बीच में लाने के लिए। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा, पेज अप मतलब पेज को आगे ले जाने के लिए, पेज डाउन पेज को पीछे ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस डी का उपयोग होता है फॉन्ट विंडो खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस अगर रिटर्न की बात किया जाए तो पेज ब्रेक करने के लिए होता है। अच्छा, ऑल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर इन मेन्यू का जो उपयोग होता है संबंधित मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए। अंडरलाइन कमांड, अंडरलाइन लेटर इन कमांड नेम का जो उपयोग होता है यह आपका संबंधित निर्देश संपादित करने के लिए होता है। तो ये थोड़ा सा आपका शॉर्टकट की था, जो हाँ आपको ज़रूरी है वो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से जो आपको बताए थे, अगर आप यहाँ से इधर पीछे याद नहीं भी रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कम से कम आप कंट्रोल ई तक जो है, या आपको जो पैराग्राफ सेंटर अलाइन तक जो बताएं, इसको आप कंठस्थ यहाँ तक याद कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट को, या कह सकते हैं कि ऑल सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, कोई भी पैराग्राफ है, सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की बटन क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए होता है। या कह सकते हैं कि चयनित वस्तु को आपका जस्टिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, कंट्रोल प्लस जे जैसे बताएं आपको, रेडो और अंडो के बारे में याद रखिएगा। बाकी बात तो एक कॉपी और पेस्ट के बारे में याद रख लीजिएगा, बाकी बस ज़्यादा आपको इधर दिमाग नहीं लगाना है। और इसके बाद जो है कि आपका जो विंडो वाला सेक्शन बताएं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये अगला है पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, मेमोरी एवं प्रोसेसर के बीच गति के अवरोध को दूर करने के लिए। देखिए जो आप सभी कैश मेमोरी देखते हैं, जो आपका मेमोरी और प्रोसेस के बीच जो गति होता है, इसी को कम करने के लिए जो है कि इस मेमोरी को लगाया जाता है। अन्यथा अगर सेकेंडरी मेमोरी से अगर लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा कोई भी चीज़ ओपन होने के लिए। तो इसीलिए जो है कि कैश मेमोरी लगा होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, और इसका गति काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। तो इसे हम सभी डायनामिक डाटा एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी, ये आपका यूजीसी नेट में नेट जेआरएफ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेन ड्राइव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक हाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई होता है आपका पेन ड्राइव। याद रखिएगा, देखिए प्राथमिक में कौन है, रैम है। याद रखिएगा, जैसे रजिस्टर हो गया, रैम हो गया, उसी प्रकार से उसी का उदाहरण कैश मेमोरी हो गया, ये सभी प्राथमिक के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। जबकि आप जो एसएसडी देखते हैं, या आप सभी कह सकते हैं जो आप चिप देख रहे हैं, ये सभी क्या है, पेन ड्राइव क्या है, ये सभी द्वितीय मेमोरी है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रजिस्टर जो उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कीजिएगा। ये एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका रोम या ईपी रोम में होता है स्थित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर बताएं आपको, रजिस्टर होता है रोम या ईपी रोम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक एक्रोनॉमिक है, यानी कि इसको फिर से कह सकते हैं कि लिख के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिएगा आप सभी, CDRW होगा राइट आंसर, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटिंग के नाम से भी जानते हैं हम सभी, यानी कि इसमें रीड भी कर सकते हैं प्लस में राइटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि लिख के पढ़ भी सकते हैं इसमें आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। बिल्ट इन मेमोरी का बात क्या होता है, पता है आप सभी को। बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर में हमेशा के लिए अस्थायी रूप से रहता है, यानी कि बिल्ट रहता है। तो रोम रहता है, याद रखिएगा आप सभी, रोम आपका बिल्ट रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ये जब कंप्यूटर बनाया जाता है उसी समय सेट किया जाता है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। और जो रोम अभी आपको बताएं, इसमें अगर पावर सप्लाई बंद भी हो जाएगा तो जो आप काम किए थे
जो डाटा आपका यहाँ पे है तो वो आपका अस्थायी रूप से रहेगा। जब लाइट आप ओपन कीजिएगा तो वो डाटा फिर से आपको वहीं मिल जाएगा। अगला है सीडी पर आप क्या कर सकते हैं। तो जो आपका सीडी होता है इसमें पढ़ना और लिखना दोनों काम होता है। पढ़ भी सकते हैं पर लिख भी सकते हैं। लिखने का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसमें आप डाल के उसके बाद उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फाइल को सेव पर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो ये कहाँ चल जाता है जब फाइल को हम सेव कर देते हैं? तो बिल्कुल सेकेंडरी स्टोरेज में चल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे एक कम एक्सेस समय है, यानी कि कम एक्सेस समय लेता है। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कम समय में एक्सेस कर लेती है? तो कैश मेमोरी याद रखिएगा, और इससे भी फास्ट आपका रजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो जो भी वर्चुअल मेमोरी है इसका जो आकार निर्भर करता है वो डिस्क स्पेस पे करता है। याद रखिएगा आप सभी, किस पर? डिस्क स्पेस पर करता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और इन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? क्या बताएं? क्वेश्चन समझिएगा आप सभी कि एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और इन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय को हम सभी एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं, या एक्सेस समय कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? देखिए, सबसे तेज जो होता है वो रजिस्टर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा आपका कैश मेमोरी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे तेज की बात किया जाए तो रजिस्टर, उसके बाद आपका कैश मेमोरी होता है। देखिए, जो आप सभी ये देख रहे हैं रजिस्टर हो गया या कैश हो गया, ये सभी महंगा मेमोरी होता है, प्लस में इसमें स्टोरेज क्षमता कम होता है, याद रखिएगा। और जो आप सभी सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं वो सस्ता होता है, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होता है, प्लस में गति यानी कि एक्सेस का टाइम काफ़ी ज़्यादा उसका होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? कोई भी स्टोरेज मीडिया है और उसमें अधिक से अधिक अगर डाटा हम स्टोर कर रहे हैं तो उसे स्टोरेज क्षमता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, CDRW का पूरा रूप क्या है? तो इसे हम सभी कॉम्पैक्ट डिस्क रीटेबल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको हम क्या कर सकते हैं? रीयूज भी कर सकते हैं, प्लस में पढ़ सकते हैं, यानी कि राइटिंग भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है, इसे क्या कहते हैं? देखिए, अगर कंप्यूटर पर काम करते करते अगर बिजली या पावर सप्लाई बंद हो जाता है और पूरा आपका डाटा जो किए हुए थे काम वो पूरा नष्ट हो जाता है, तो इसे हम सभी कहते हैं वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी में जो आपका डाटा रहता है वो पूर्णतः क्या हो जाता है? समाप्त होता है। तो अस्थायी मेमोरी हो जाएगा, और प्लस में ये वोलेटाइल होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वो डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या मिटा नहीं सकता है, उसे हम सभी क्या कहते हैं? क्या बताया यहाँ पर? जब मेमोरी तैयार किया गया है उसी समय जो डाटा उसमें डाला था वही डाटा है, उसमें आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो उसे हम सभी केवल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, यानी कि सिर्फ उसको हम पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं हम। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है कि रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि? देखिए, वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी का अर्थ क्या है? यानी कि इसमें जो भी डाटा होगा पावर सप्लाई बंद होने के बाद इसका नष्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई देना जरूरी होता है। जैसे पावर सप्लाई बंद होगा कंप्यूटर ऑफ, डाटा आपका नष्ट। तो याद रखिएगा, तो इसमें पावर सप्लाई लगातार चाहिए। अगला प्रश्न है कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी का डाटा कंटेंट नष्ट गुम नहीं होते हैं, उसे हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जब बिजली बंद हो जाती है यानी कि पावर सप्लाई बंद हो जाती है
तो मेमोरी में से डाटा नष्ट जो नहीं होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे रोम कहते हैं, याद रखिएगा। रोम में क्या होता है, अगर बिजली सप्लाई बंद भी हो जाएगा तो इसमें आपका डाटा जो भी काम किए थे वो आपका सिक्योर रहेगा, स्टोरेज रहेगा, खत्म नहीं होता है। अगर यही रैम की बात किया जाए तो इसमें आपका डाटा नष्ट हो जाता है क्योंकि ये वोलेटाइल होता है, इसमें पावर लगातार सप्लाई आपको देना पड़ता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका तीनों ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर ईपी रोम भी दिया है और आपका ईईपी रोम भी दिया हुआ है, तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा, तीनों आपका बिल्कुल सही होगा, इससे डाटा नष्ट नहीं होगा। तो सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कथन सही की बात किया जाए, सबसे पहले कथन को पढ़िए, कथन क्या कहना चाह रहा है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है, नहीं, गलत है, याद रखिएगा आप सभी, कम होता है। जो प्राइमरी मेमोरी आप सभी देखते हैं इसका एक्सेस टाइम कम होता है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा तेज कार्य करती है ये मेमोरी, याद रखिएगा। जबकि अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात किया जाए तो उसका गति धीमी होती है। प्लस ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका क्षमता जो होता है भंडारण का वो अधिक होता है और इसका गति कम होता है, और प्लस में ये सस्ता भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। अगर वहीं प्राइमरी मेमोरी की बात किया जाए इसका गति काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, एक्सेस टाइम कम होता है, ये महंगा मिलता है और स्टोरेज क्षमता इसका कम होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, समान संग्रह क्षमता के लिए DRM प्लस SRM की तुलना में सस्ती होती है, बिल्कुल सस्ती होती है, याद रखिएगा। SRM जो है ये आपका DRM के तुलना में सस्ती होती है। DRM की बात किया जाए तो इसमें आपका प्राथमिक मेमोरी आता है और SRM जो है इसमें आपका द्वितीय या सेकेंडरी मेमोरी आ जाता है, तो ये आपका सस्ता होता है, याद रखिएगा। डायनेमिक रैम जो होता है ये आपका SRM से सस्ती होती है, तो ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा डाटा प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। तो इसे हमसे किस नाम से जानते हैं, द्वितीय मेमोरी का, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप सभी से। देखिए कि निम्न में से कौन सा डाटा या प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है, याद रखिएगा। देखिए सेकेंडरी मेमोरी अलग से लगाया जाता है बाहर से, तो ये डाटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है। जिस प्रकार से प्राथमिक मेमोरी करता है सेकेंडरी मेमोरी नहीं करता है। प्लस में कह सकते हैं कि वर्तमान के लिए जो है कि लंबी अवधि तक संग्रहण प्रदान करता है, यानी कि कोई भी डाटा है लंबे समय के लिए आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका द्वितीय मेमोरी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या बताएं आपको, जो आपका SRM है और DRM जो है, तो SRM की तुलना में DRM सस्ता होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, और SRM इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आपको बताएं कि कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो SRM की किया जाता है, और ये जो होता है वो महंगा होता है, याद रखिएगा, DRM की तुलना में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सहायक मेमोरी के लिए लोकप्रिय रूप से डैश नाम से जाना जाता है। तो सहायक मेमोरी किसे कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज को, याद रखिएगा। सेकेंडरी स्टोरेज को हम सभी सहायक मेमोरी कहते हैं। कोई भी ज़्यादा कार्य है या ज़्यादा भंडारण के लिए हम सभी सेकेंडरी का ही उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। माध्यमिक मतलब सेकेंडरी की बात किया गया है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है ये आपका माध्यमिक मेमोरी नहीं है, जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि यहाँ पर SSD की बात किया गया है, ये आपका माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी हो जाएगा। हार्ड डिस्क हो जाएगा, प्लस में USB पेन ड्राइव हो जाएगा। तो ये सभी आपका माध्यमिक मेमोरी का उदाहरण है, जबकि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम आपका इसका उदाहरण नहीं है। यह आपका प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। तो CD-ROM जो है ये आपका ऑप्टिकल मेमोरी है, ध्यान देंगे आप सब।